गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की रचना प्रश्न हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम इसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ भाषा और व्याकरण है, अर्थात भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है भाषा। सर्वप्रथम हमें यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है। उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं, वह उन वस्तुओं के चित्र नाम सहित अपने दिमाग में सजो लेता है और उन्हें जल्दी ही याद भी कर लेता है। चित्रों से भाषा सीखने में आसानी होती है। धीरे धीरे बच्चा शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखता है। हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। इस प्रकार भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ऊपर दिए गद्यांश में ये बताया गया है कि बच्चा जब भी बोलना सीखता है, उससे पहले अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। वह सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद में समाज से सीखता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, अर्थात एक व्यक्ति जब अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वह जिस माध्यम का उपयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अब आगे हम भाषा के रूप देखेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं। लिखित वो होती है जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, अर्थात लिखना ही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आगे देखिए। बोलकर अपनी बात कहना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। इसे बच्चा परिवार से ही सीखता है। देखो, हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और सुनकर दूसरे की बात समझते हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है। इससे बच्चा परिवार से सीखता है। सर्वप्रथम बच्चा किससे सीखता है? अपने परिवार से। पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। इसे सीखने के लिए बच्चा विद्यालय जाता है। अब हमें भारतीय भाषाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। अब देखिए, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया है और उसमें अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा हिंदी है, उसके बारे में बताया गया है। इस भाषा को, हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब उसमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दिया गया है। इन 4 बोलियों में कौन कौन सी देखिए? बोडो, डोगरी, मैथिली, कोंकणी। ये चारों मिलकर अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई है। अब देखिए टोटल कौन कौन सी है। ये 22 भाषाएं देखिए। सर्वप्रथम है हिंदी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, कोंकणी, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई है। अब आगे है लिपि। लिपि क्या होती है? थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं इसमें। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिपना। भाषा के संबंध में इसका अर्थ है विचारों को लिपना, अर्थात लिखना। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हम जो भाषा लिखते हैं ना, उनको लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वो ही लिपि कहलाती है।
आगे देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ देखिए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत की देवनागरी। गुजराती की देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। मराठी की देवनागरी। अब देवनागरी यहाँ पे कितनी भाषाओं की लिपि है? 4 भाषाओं की। किस किस की? हिंदी की है, संस्कृत, गुजराती और मराठी। आगे देखिए, बोली। बोली क्या है? भाषा अलग चीज़ है और बोली अलग चीज़ है। अब यहाँ से ये पढ़ते हैं। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। बोली क्या होती है? एक क्षेत्रीय भाषा होती है और इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित। भाषा पूरे देश में बोली जाती है, जबकि बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, जबकि बोली का सीमित होता है। केवल उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग ही उस बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। भारतवर्ष में लगभग 1652 बोलियाँ बोली जाती है। कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? 1652। अब देखिए, बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट हो जाएगा यहीं पे। बोली क्षेत्रीय भाषा है और भाषा राष्ट्रीय भाषा होती है, राजभाषा होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, जबकि भाषा का विस्तृत क्षेत्र होता है। क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग ही बोली बोल सकते हैं, जबकि भाषा संपूर्ण देश में या कुछ राज्यों में बोली जा सकती है। आगे देखिए, व्याकरण। चित्रों को ध्यान से देखिए। हम नीचे कुछ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसको देखना है। रजनी खेल रहा है, अशुद्ध है, रजनी खेल रही है। लाल पतंग कट गए, लाल पतंग कट गई। गाय दूध देता है, गाय दूध देती है। यहाँ पे भाषा की दृष्टि से ऊपर वाले वाक्य अशुद्ध है, जबकि नीचे वाले वाक्य शुद्ध है। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य गलत है, दूसरे वाक्य सही है। आपस में बातचीत करते समय जब हम शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करते हैं तो इससे भाषा का अर्थ बदल जाता है। अब व्याकरण क्या है वो देखिए। वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का बोध करवाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम हिंदी भाषा के जो शब्द हैं ये शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी मात्रा कौन सी छोटी आएगी कौन सी बड़ी आएगी, हम बिना व्याकरण के ये पता ही नहीं लगा सकते कि हम उस शब्द को शुद्ध लिख रहे हैं या अशुद्ध लिख रहे हैं। इसलिए हमें भाषा के शुद्ध रूप के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना आवश्यक है। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण सबसे बना है, जिसका अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें भाषा की शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का बोध होता है। अब नीचे देखिए, व्याकरण में 3 बातों वर्णों, शब्दों, वाक्यों पर विचार किया जाता है। किन पे विचार किया जाता है? वर्ण, शब्द और वाक्य पे। इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जितने भी स्वर है, जितने भी व्यंजन हैं, वो सारे वर्ण कहलाते हैं। अब आगे देखिए, शब्द विचार। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, अर्थात वर्ण मिलकर ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तीसरा देखिए, वाक्य विचार। शब्दों का सार्थक समूह क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले पीरियड में करेंगे। उससे पहले मैं आपको हॉलीडे होमवर्क दे रही हूँ। हॉलीडे होमवर्क के अंदर आपको 3 निबंध करने हैं। 2 निबंध आपकी बुक के अंदर है, एक आपको करना है। पहला निबंध है रक्षाबंधन का त्यौहार, दूसरा है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, तीसरा है मेरा विद्यालय। इसमें से मेरा प्रिय खेल क्रिकेट और मेरा विद्यालय आपकी बुक में दिया हुआ है और रक्षाबंधन का त्यौहार आपको
खुद करना है। ये बहुत ईजी सा है। और मैं आपको एक पत्र दे रही हूँ। पत्र है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये मैं आपको PDF में भेज रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में कर लेना। दूसरा पत्र भी दे रही हूँ, दोस्त को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। सेकंड वाला पत्र है, पहला है प्रार्थना पत्र। ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इस लेसन के क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं।